नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड सीरीज़ में हम कंपनी के कारोबार का अध्ययन करते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और कंपनी की भविष्य की योजनाएं क्या हैं। इन सब से आप शेयर के बारे में एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में सक्षम हो सकते हैं। तो आज की जो कंपनी है उसका अनुरोध हमें श्री नूरुद्दीन शेख जी से मिला है, जिनका आईडी है नूरुद्दीन शेख 9146। तो प्रस्तुत है नूरुद्दीन शेख साहब आपके अनुरोध पर वैभव ग्लोबल का बिजनेस मॉडल एनालिसिस। तो देखिए, वैभव ग्लोबल जो है बहुत पुरानी कंपनी है और 1997 में इसका आईपीओ आया था और इनका जो व्यापार था वो इन्होंने 1980s में शुरू किया था। तो बड़ी ही एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल मैनेजमेंट इनका है और कंपनी इतने टाइम से चल रही है, तो कंपनी जो है अपने बिजनेस को अच्छे से जानती भी है। ये बात ज़रूर है कि इन्होंने टाइम टू टाइम जैसे भी सर्कमस्टांसेस आए, जो इनके सामने प्रॉब्लम्स आई, उनके हिसाब से अपने आप को रीमॉडल किया, रीफैशन किया। तो इसके आईपीओ को आए आज लगभग 28 साल हो चुके हैं और कंपनी लगातार कंपनी सरवाइव करती जा रही है। मतलब 28 साल में अगर कोई कंपनी सरवाइव कर जाए तो इसका मतलब एक स्टेबल कंपनी है और उसका मैनेजमेंट जो है वो इतना समझदार जरूर है कंपनी के बारे में कि वो बिज़नेस को समझता है। चाहे थोड़ा कम बिजनेस चले या कंपनी ज़्यादा मिले, तो बहुत ज़्यादा कंपनी के बंद होने के चांसेस या कंपनी में कंप्लीट पैसा डूबने के चांसेस ऐसी कंपनियों में कम होते हैं। देखिए, संभावनाओं को नकार नहीं सकते हम कि कंपनियों में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से 28 साल अगर कोई कंपनी सरवाइव कर जाए तो एक कंपनी को एक स्टेबल कंपनी हम मान सकते हैं। हाँ, ये बात भी ज़रूर है कि कंपनी की मार्केट कैप में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ है। आज भी कंपनी का मार्केट कैप करीब करीब 4500 करोड़ का है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए पहले इसको समझते हैं कि कंपनी क्या करती है और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी में प्रॉब्लम क्या है या ऐसा क्या है जो ये कंपनी का मार्केट कैप या कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ नहीं रहा है। तो देखिए, 1980s में इन्होंने ये कंपनी को शुरू किया। तो पहले ये क्या करते थे, ये पहले मैं बता देता हूँ कि कंपनी किस कारोबार में। कंपनी बेसिकली फैशन ज्वेलरी के कारोबार में और जेम स्टोन्स के कारोबार में। एक कारोबार और भी है, वो मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा। लेकिन जो इनका जो शुरुआत जैसे इन्होंने की, तो इन्होंने जो जेम स्टोन्स होते हैं, ठीक है ना, वो जेम स्टोन्स जो हैं वो वॉलमार्ट, सीयर्स या मैसी, ये जो बड़े बड़े रिटेलर हैं फॉरेन में, तो उनको ये बेचते थे और वो रिटेलर आगे बेचते थे। तो इन्होंने फिर ये सोचा कि भाई ये रिटेलर जो है सारा मार्जिन खा जाते हैं हमारे, मतलब ये जो बड़े रिटेलर वाले वॉलमार्ट वगैरह, ये सारा मार्जिन हमारा खा जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम जो है ना, हम रिटेल स्टोर खुद के खोल लें और खुद के खोलने के बाद वो डायरेक्ट कस्टमर को हम बेचें, तो उसमें मार्जिन हमें मिलेगा। तो इन्होंने साहब 2005 में इन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपना के कैरिबियन आइलैंड, मैक्सिको और अलास्का, ये टूरिस्ट स्पॉट जो इनके होते हैं, तो वहाँ पे आप करीब अगर आप फॉरेन गए हो तो वहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं वहाँ पे जनरली इस तरह की दुकानें होती हैं, तो उसमें हाई एंड ज्वेलरी मिलती है। तो वो उन्होंने दुकानें वहाँ खोल दी और ठीक ठाक सी सेल चल रही थी। अब हुआ क्या कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, जो मंदी, जो सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका में हुआ। तो उसके बाद वो सारी इकोनॉमी धराशायी हो गई, तो लोगों को खाने के लाले पड़ गए, तो ये ज्वेलरी कौन लेगा। तो इसके कारण इनको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी। तो 2009 के बाद इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी लो एंड आइटम पे कर दिया। मतलब पहले जो था ना, पहले प्रीमियम आइटम ये लिया करते थे। अब इन्होंने क्या किया कि जो फोकस है ना वो प्रीमियम आइटम से हटा दिया। बोले ये तो पता नहीं बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, और ये मंदी में जो है ना, ये सबसे ज़्यादा ये प्रीमियम आइटम पिटते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह दिया भाई हम वैल्यू कॉन्शियस हो गए। मतलब हम जो है ना सस्ती, जिसको देखिए मैनेजमेंट में जिस चीज़ को वैल्यू बोलते हैं ना, वो बेसिकली जो चीपर चीज़ें, तो वो चीपर चीज़ें जो है वो इन्होंने देनी शुरू कर दी। मतलब ज्वेलरी में हम चीपर ऑल्टरनेटिव्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अब
इसमें इनके अब जो स्ट्रेटेजी इनकी है, जब 2009 से जो इनकी स्ट्रेटेजी चली आ रही है, वो ये है कि ये डेवलप्ड मार्केट में अपनी ज्वेलरी और फैशन एक्सेसरीज़ बेचते हैं। तो डेवलप्ड मार्केट में क्यों भाई, इंडिया में बड़ा कंपटीशन है, तो इंडिया में वैल्यू वाली चीज़ जो है ना वो सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इन्होंने क्या किया भाई, हम तो डेवलप्ड मार्केट में बेचेंगे। तो इनका दो मेजर सेगमेंट इन्होंने कर लिए, एक हुआ फैशन एक्सेसरीज़ का और एक हुआ ज्वेलरी का। अब ये फैशन एक्सेसरी और ज्वेलरी क्या हुआ, तो ज्वेलरी में ये क्या करते हैं कि जो लैब ग्रोन डायमंड है ना वो चीपर पड़ता है एक्चुअल डायमंड से, जो नेचुरल डायमंड से, तो उसकी ये ज्वेलरी बनाते हैं और रिंग्स वगैरह बनाते हैं, कड़े बनाते हैं। तो ऐसे इनके पास करीब करीब 30,000 आइटम है, 30,000 इनके पास आइटम्स हैं। और जो इनका दूसरा बिजनेस सेगमेंट है उसमें ये अपैरल, कपड़े, ठीक है, कोई फैशन की एक्सेसरीज हो गई, जैसे आपने फैशनेबल स्टिक, वॉकिंग स्टिक जैसे होती है तो वो बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, और जो होम डेकोर की चीज़ें बनाती हैं, बेडशीट वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें ये बनाते हैं। तो 70% जो इनका रेवेन्यू आता है वो इनका ये ज्वेलरी से आता है। तो मेजर धंधा इनका जो है ना वो ज्वेलरी का है और चीपर ऑल्टरनेटिव्स, चीपर ज्वेलरी का। और जो बाकी का जो धंधा है ना वो 30% धंधा, वो धंधा आता है आपकी बाकी एक्सेसरीज़ का। वो इसलिए कि देखिए ज्वेलरी वाला धंधा जो है ना वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपना ली कि भाई अब ये धंधा तो मंदी आएगी विश्व भर में या इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो कौन ज्वेलरी खरीदेगा, लेकिन कपड़े हुए या वॉकिंग स्टिक हुई या हेयर ड्रायर हुए या इसी तरह की जो हेयर बालों को संवारने के कुछ कंघे वंगे आते हैं वो जो हुए वो तो सभी लेंगे, क्योंकि अब मंदी हो जब कैसा भी हो। तो ये इनके दो बिजनेस सेगमेंट हुए। अब बात ये है कि ये करते कैसे हैं। देखिए ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड रिटेलर है। अब क्या हुआ ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड रिटेलर, तो वही मैनेजमेंट की भाषा, अब सिंपल बात समझ लेते हैं। वर्टिकली इंटीग्रेटेड रिटेलर का मतलब क्या है कि वो रिटेलर, अब जैसे इनका एग्जांपल अगर मैं लूँ तो ये रिटेलर है, तो ये क्या करते हैं कि वहाँ कहीं से ज्वेलरी का आइटम, यानी जैसे मान लीजिए जेम स्टोन है, वो ये सोर्स करते हैं। सोर्स मतलब वो रॉ मटेरियल हुआ, तो वो कहाँ से मंगाएंगे, कहीं से तो मंगाएंगे, कोई लैब ग्रोन डायमंड कहीं से तो मंगाएंगे, है ना, रॉ मटेरियल कहीं से तो मंगाएंगे। तो पूरे विश्व में इन्होंने बना रखा है कि हम जगह जगह से ये अपना रॉ मटेरियल, जैसे जेम्स हुए, लैब ग्रोन डायमंड हुए और जो बाकी सारी चीज़ें ज्वेलरी का, बहुत सारे देशों से सोर्स कर लेते हैं, मतलब मंगा लेते हैं वहाँ से। फिर इनका जयपुर में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, सारे वर्ल्ड का जो जितना भी माल बनता है वो सब इनका जयपुर में बनता है। और जयपुर में क्यों बनता है, देखिए जयपुर जो है ना जेम्स और जेम्स से रिलेटेड ज्वेलरी का गढ़ है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, स्किल्ड लेबर बहुत आसानी से मिल जाती है। सब लोगों को लेबर चाहिए उसको बनाने के लिए, उसको गढ़ने के लिए, तो लेबर आसानी से मिल जाती है और चीप रेट में मिल जाती है। अमेरिका में अगर आप वो बनवाओगे या डेवलप्ड कंट्रीज में बनाओगे तो वो 100 टाइम्स आपको लेबर पड़ेगी, तो चीपर लेबर बनती। तो पहले सोर्स कर लिया, सोर्स करने के बाद यहाँ जयपुर में बनवा लिया, बनवाने के बाद पैकिंग वैकिंग करके और सब वहाँ भेज देते हैं, कहाँ, जहाँ बेचना होता है। अब फिर किसको देते हैं बेचने के लिए, खुद ही बेचते हैं, किसी दूसरे को नहीं देते हैं, खुद ही बेचते हैं। तो खुद बेचते हैं, तो अब सोर्सिंग से लेकर जो फाइनल कस्टमर तक, जब आपके पास माल कस्टमर के हाथ में आ गया तो उसमें मेरी कंपनी यानी वैभव ग्लोबल ही इन्वॉल्व है और कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो सारा, ना डिस्ट्रीब्यूटर है, ना स्टॉकिस्ट है, ना सुपर स्टॉकिस्ट है, ना रिटेलर है, कोई नहीं है जैसा कमीशन कुछ नहीं, सारा सोर्सिंग मैं करूँगा, सीधा मैं कस्टमर को भेज दूँगा। तो किस तरह का बिजनेस है ये, पहली बात B2C बिजनेस है। मतलब B2C में मतलब जो मेरा अल्टीमेट कंज्यूमर है, जो फाइनल इस चीज़ को यूज़ करेगा वो कंज्यूमर होगा, और मेरा बिजनेस है, तो मैं बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है इनका, पॉइंट नंबर 1। और जो पॉइंट नंबर 2 है वो ये है, ये D2C है, मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर है, बीच में कोई नहीं है। आप वॉलमार्ट वाला जो सिस्टम है ना वो इन्होंने कब का ख़त्म कर दिया। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर, ये दो चीज़ें जो है ये आपको समझ लेनी, B2C है और D2C है।
वाले में अगर का जो वीडियो हमने बनाया था, जिसको पावर सिस्टम या एच इंजीनियरिंग आजकल उसका नाम चेंज कर दिया, वो वीडियो अगर आप देखें तो उन्होंने, उस कंपनी के मैनेजमेंट ने ये एक कॉन्शियस डिसीजन ले रखा है कि हम कंज्यूमर वाले एरिया में काम ही नहीं करेंगे। मतलब जहां हम B2B में ही काम करेंगे, बिजनेस जो हमारा जो क्लाइंट होगा ना वो बिजनेस ही होगा। लेकिन यहाँ पर इनकी स्ट्रैटेजी अगर आप देखें तो ये कहते हैं कि हम बिजनेस टू बिजनेस में काम नहीं करेंगे, क्योंकि मार्जिन जो है ना वो निचोड़ लेते हैं। ये वॉलमार्ट को मैं दूंगा तो ये मार्जिन निचोड़ लेगा, हमें तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो मैं सारा का सारा मार्जिन रॉ मटेरियल से लेके डायरेक्ट टू कस्टमर तक सब मेरा ही हो जाए। तो इसलिए ये जो है ना, ये इनका ये कॉन्शियस डिसीजन है। तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने वीडियो बनाई है, आप चाहें तो वो देख लें। उसमें उसका बिजनेस मॉडल मैंने समझाया कि एक्चुअली वो कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया, तो आप ये कहेंगे अब इनका स्टोर्स कहाँ हैं, तो देखिए वो स्टोर्स भी नहीं है। तो आप कहेंगे स्टोर्स नहीं है तो फिर क्या, देखिए ये ई टेलर है। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है, ये इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर। तो क्या करते हैं ये जो बेचते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू बेचते हैं, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ठीक है। फिर ये मार्केट प्लेसेस के थ्रू बेचते हैं, जैसे वॉलमार्ट हुआ, जैसे अमेज़न हुआ, इनके थ्रू बेचते हैं। तीसरा क्या है, इनका मोबाइल ऐप है। चौथा क्या है, इनके पास खुद की वेबसाइट है। और पांचवा जो सबसे ज़्यादा इनका डोमिनेटिंग एरिया है वो है होम शॉप चैनल्स। वो आपने देखे होंगे, होम शॉप वाले अपने टीवी में पहले आते थे या अभी भी आते हैं शायद, तो उसमें मैं पहले इतना छोटा था, अब मैंने ये दवाई ली, अब मैं इतना लंबा हो गया हूँ, मेरा कद इतना बढ़ गया है, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो वो वाला होम शॉप वाला, तो इनके क्या है, प्रॉपराइटरी खुद ने इन्होंने अपने टीवी चैनल बना रखे हैं और उस टीवी चैनल के माध्यम से ये बेचते हैं। तो अब आप देखिए, ये इधर तो सारा मार्जिन ये ले रहे हैं, कहाँ से, जहाँ से सोर्सिंग से लेके डायरेक्ट टू कस्टमर तक। और फिर यहाँ पर आके वो क्या कर रहे हैं कि ई प्लेटफॉर्म पर, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, रिटेल स्टोर नहीं कर रहे। अब इससे क्या फ़ायदा है, देखिए रिटेल स्टोर की कॉस्ट होती है, आदमी की कॉस्ट होती है, ठीक है, जगह की कॉस्ट होती है, और बाहर के कंट्रीज़ में जगह की बहुत ज़्यादा कॉस्ट है क्योंकि जगह है ही नहीं। तो वहाँ पर उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए इन्होंने जो बिजनेस मॉडल है ना, तो उन्होंने कहा मैं बेचूंगा ना, तो मैं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बेचूंगा। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कौन कौन से वो मैंने आपको बता दी। अब इनके जो कौन कौन से देशों में ये काम करते हैं, कौन कौन से देशों में ये इनकी एक्सेस है, मतलब पहुँच है, भारत में नहीं काम करते, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। तो US है, UK है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, और अदर EU कंट्रीज़, ये जो यूरोपियन यूनियन के जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये ऑपरेट करते हैं। और ये अपने चैनल के माध्यम से करीब करीब 13 करोड़ घरों तक पहुँचते हैं। बहुत बड़ा नंबर है, देखिए मतलब सेल की कितनी बड़ी गुंजाइश है। 13 करोड़ लोग जो हैं वो इनके टीवी चैनल्स को देखते हैं। प्रोप्राइटरी टीवी चैनल है, मतलब खुद का टीवी चैनल है, उस पर ये चलाते हैं, होम शॉप वाला जो कंसेप्ट है वो वाला। तो मार्केट एक्सेस बहुत बड़ी है। 13 करोड़ लोग अगर 13 करोड़ घर अगर देख रहे हो तो सेल भी आती है। तो ये इनका क्या कहना है कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। पहली बात, जैसे मैंने कहा ना, वैल्यू कॉन्शियस लोगों को बेचते हैं, मतलब चीपर ऑल्टरनेटिव। फिर क्या कहते हैं, हमारे जो है ना, हमारा जो कस्टमर है ना, तो वो 4 आर में ये लोग बिलीव करते हैं कि हमारा कस्टमर कैसे आएगा। तो पहला आर क्या है, पहला आर रीच। तो रीच क्या मतलब, मैं ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचूंगा। भाई स्टोर तो है नहीं, ठीक है ना, मैं विज्ञापन में करता नहीं हूँ, एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचता हूँ और टीवी चैनल्स के 13 करोड़ घरों तक मैं पहुँचता हूँ। अब वहाँ पर रीच मेरी हो गई, ठीक है। फिर जब रीच हो गई तो कस्टमर आएगा तो उसको कहते हैं भाई आप रजिस्टर करो हमारे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो वो आर से रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन कर लेगा तो वो उसमें आराम से वो खरीद लेता है माल, रजिस्टर कर लेता है।
फिर ख़रीद लेता है। ख़रीदने के बाद उस क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन, रिटेंशन, कि भाई आपने ख़रीद लिया माल, ठीक है, आप हमारे साथ देखिए इसकी परफॉर्मेंस, चीज़ की परफॉर्मेंस देखिए आप। और जब ये रिटेंशन हो जाता है, इसके बाद आपने ख़रीद लिया, आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप दोबारा लीजिए, तो उसको हुआ रिपीट। तो ये जो 4R है ना, ये कंपनी की मेजर स्ट्रेटेजी बिजनेस की। तो ये 4R के थ्रू कंपनी ऑपरेट करती है। अब बात करते हैं कि ये डेवलप्ड मार्केट में ही क्यों काम करते हैं। देखिए, डेवलप्ड मार्केट में काम करने का एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो इनका जो जो एडवांटेज है वो ये है कि वहाँ पर लोगों को जो ज्वेलरी है ना उसके प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा है, स्पेशली इंडियन ज्वेलरी के प्रति। तो सेगमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी यही है कि अगर ऊपर नीचे हो गया, अगर वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ तो नौकरी को ऐसे है नहीं कि हिंदुस्तान की तरह कि जनरली एक बार अगर आदमी नौकरी में आ गया तो जनरली उसको निकाला नहीं जाता। आजकल की बात दूसरी है, जो आजकल कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी अमूमन ये मानते हैं कि जल्दी से हायर एंड फायर नहीं करते, मतलब स्पेशली फायर नहीं करते या नौकरी से नहीं निकालते। लेकिन वहाँ रिसेशन होते ही या मंदी की आशंका आती, कंपनी आराम से छटनी कर देती है, नौकरी से निकाल देती है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये चीज़ एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो इसकी सेल जो है ना, इसलिए फ्लक्चुएट करती है, प्रभावित होती है वहाँ की मंदी की आशंका से, कि अगर मंदी आती है तो फिर इनकी सेल प्रभावित होती है। तो ये फैक्टर जब भी आप इस शेयर को पढ़ें, समझें या इवेल्युएट करें, तो ये फैक्टर आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर इनका जो टारगेट सेगमेंट है ना, वो यंगस्टर्स नहीं है, वो 45 प्लस और 65 प्लस के लोग हैं। तो 45 प्लस और 65 प्लस के जो लोग हैं ना, वो तसल्ली वाले लोग होते हैं। वो कोशिश ये करते हैं भाई अब ज़िंदगी जितनी बच गई, ठीक है, उसमें अपना पैसा सेव करके और आराम से ज़िंदगी बिताई जाएगी। यहाँ पर इस तरह से नहीं है कि अरे यार कमा लेंगे, चलो लोन लेके ले लें। वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो सिस्टम नहीं है कि वहाँ इम्पल्स बाइंग वाला सिस्टम नहीं है। जो 45 और 65 का जो आदमी होता है ना, वो सोचा समझा समझदार आदमी होता है। तो एक ये फिर क्या है कि इनका जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, वो ऑनलाइन से है, और ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बन चुके हैं। आप अगर ऑनलाइन ज्वेलरी सर्च करेंगे ना इंटरनेट पे, तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे रिटेलर जो है ना इस ई फॉर्मेट में काम करते हैं। हालांकि ये कहते हैं कि जो हमारा फॉर्मेट है ना वो ओमनी चैनल है। अब ओमनी चैनल क्या हुआ, इनका मतलब ये है कि हम जो है ना सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंट हैं, हम वेबसाइट पे भी प्रेजेंट हैं, हम ऐप पे भी प्रेजेंट हैं। हम कोई आपको कहीं से फिजिकल स्टोर से उठाना हो तो हमारे पास एक लिमिटेड, जैसे वॉलमार्ट वगैरह की है, तो आप वहाँ से भी जाके ले सकते हैं, ठीक है। और होम शॉप 18 तो आप नॉट होम शॉप 18, मतलब वो जो होम शॉपिंग जो चैनल है वो तो हमारा है ही। तो इनमें से कहीं से भी आप लेंगे ना, तो आपको एक यूनिफॉर्म आपको एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस का मतलब कहीं से ले लो आप, एक ही बात है। यहाँ से ऐप से ले खरीदा आपने और वॉलमार्ट से जाके उठा लिया तो भी चलेगा, और आपने वेबसाइट से लिया और फिर ऐप के थ्रू आपने उसको प्रोसेस किया, आपने देखा वेब पे और ऐप के थ्रू उसको प्रोसेस करके पेमेंट किया, तो वो भी चलेगा। तो ये कहते हैं कि हमारा सीमलेस एक्सपीरियंस है कस्टमर का, जो कस्टमर हमारा है उसका सीमलेस एक्सपीरियंस है। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और बाकी कोई जो है, जैसे बाकी जितने भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर या लिमिटेड ऑर्गेनाइज प्लेयर जो होते हैं, जो लिस्टेड नहीं है, तो वो लोग जो है ना, वो अपना जो प्लेटफॉर्म है वो वेबसाइट तो बना दी, फिर यहाँ से वो कुरियर करते हैं और फिर वहाँ जाता है, और फिर ग्राहक को पसंद आए नहीं आए ये है। यहाँ तो क्या है, रिटर्न भी आसान है। आप वॉलमार्ट से, आपने यहाँ से ऐप से ख़रीदा और वॉलमार्ट में मान लीजिए आपकी रिटर्न पॉलिसी है, तो वॉलमार्ट में जाके आप रिटर्न कर दो। तो ये वाला इनका एक फ़ायदेमंद, तो ये मोटा मोटा जो हुआ ना, ये सेलिंग इनकी स्ट्रैटेजी हुई, और यही इनका बिजनेस मॉडल है कि पहले बात लो एंड ज्वेलरी बेचनी, इसको वैल्यू वाली बिल। दूसरा थोड़ा सा 45 प्लस और 65 प्लस के लोगों के लिए बेचनी है। तो 65 प्लस के लिए जो वॉकिंग स्टिक वगैरह जो इन्होंने बनाई है वो इसीलिए, मतलब बनाई क्या है, सोर्स करते हैं और फिर उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं या
अपने हिसाब से उनको उसको जिस तरह के कस्टमर होते हैं उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये मोटा मोटा इनका बिजनेस मॉडल रहा। अब बात ये है कि एक जो सबसे बड़ा इस प्लेटफॉर्म के साथ जो ये ई टेलिंग करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग जो ये करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना, वो ये है कि दुकान होगी, एक दुकान से 2 दुकान करने में तो जान निकल जाती है आदमी की, क्योंकि बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ता है, उसका रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन वेबसाइट में क्या है, वेबसाइट में से नहीं बिक रहा माल तो वेबसाइट को कम कर दो, मतलब उसकी जो आपकी लिमिट है, मतलब वेबसाइट को कम करना या स्टोरेज स्पेस को कम करना बढ़ाना, उसको अपनी मर्जी से जो स्पेस अपन लेते हैं, जो मतलब थोड़ी सी मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको स्केल डाउन करना या उसको बढ़ाना बिजनेस को, वो आसान है। लेकिन अगर आपने फिजिकल कोई स्टोर खोल लिया ज्वेलरी का, तो उसको बंद करने में बहुत कॉस्ट आती है और ऐसे ही बढ़ाने में बड़ी कॉस्ट आती है। मतलब आप दूसरा स्टोर खोलोगे तो दिक्कत आती है, पैसा का बहुत लगता है और रिटर्न आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है। फिर क्या है, ये कहते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, उसके थ्रू हम क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। मतलब हम यही प्रोडक्ट नहीं, किसी ने ज्वेलरी खरीदी तो हम उसको फैशन एक्सेसरीज बेच देंगे, किसी ने फैशन एक्सेसरीज बेची तो हम ज्वेलरी बेच देंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इनकी जो ROE है ना, वो केवल 11% है, 11% केवल ROE है इनका। और इसमें प्रमोटर का स्टेक 57% है, FII का 18% है, DII का 0.75% है और पब्लिक का 23.5 है। मतलब DII और FII का मिला लो, उससे ज़्यादा पब्लिक का स्टेक है, ध्यान रखिएगा आप ये। और इस कंपनी की जो सेल है ना, वो लास्ट 3 साल की सेल ग्रोथ केवल 6% है, उससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना लास्ट 3 साल की, वो 21% प्रॉफिट डाउन है। 3 साल में जो प्रॉफिट है वो क्यूमुलेटिवली 21% से डाउन हो रहा है। लेकिन डिविडेंड यील्ड ठीक है, मतलब डिविडेंड 2.23% है। यानी आप अगर आप शेयर इसको खरीद लें, खरीदने बेचने की राय नहीं दे रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर आप इस शेयर को खरीद लें तो जो डिविडेंड आएगा ना, उस खाली डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, तो जो आपने पैसा लगाया ना उस पर 2.25% रिटर्न मिल। लेकिन इससे बढ़िया तो बैंक में मिल जाएगा। ऐसा क्या मुसीबत आ रही है जो मैं केवल डिविडेंड के लिए शेयर को लूँ, कंपनी में ग्रोथ है नहीं, ठीक है। अब आप सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आप पूछेंगे ना, या नूरुद्दीन शेख साहब किस कारण से, मैं जहाँ तक समझता हूँ जिस कारण से उन्होंने ये शेयर के बारे में पूछा है, तो इसमें विजय केडिया साहब जो है ना, उनका 2% स्टेक है। आशीष कचोलिया साहब का भी जून 2024, ये जो पिछला जून गया है, यहाँ तक इनका, मार्च तक इनका स्टेक था, ठीक है, करीब 1% के आसपास इनका स्टेक था। जून में वो उन्होंने ज़ीरो कर दिया, ठीक है। तो बड़े इन्वेस्टर हैं तो आप कहेंगे कुछ ना कुछ सोच के लिया होगा, और समझदार होते हैं, देख के लिया होता है। देखो इसका PE जो है ना, ये 6% की सेल ग्रोथ, लास्ट 3 साल की 6% जो ग्रोथ है सेल्स की, इस पे 35 का PE है, कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। मतलब मैं वो कंपनी जितना अर्न कर रही है ना, उसका 35 गुना दे रहा हूँ, और सेल्स की ग्रोथ जो है ना वो केवल 6% है, और प्रॉफिट की जो ग्रोथ है ना वो 21%, -21%, मतलब प्रॉफिट घट रहा है, ठीक, खर्चे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप सेल नहीं कर पा रहे हो। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कारण ये हो सकते हैं कि पूरा का पूरा बाज़ार में, मतलब यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में रिसेशन का फियर है, ठीक है। अब थोड़ा छटने लगा है तो, लेकिन जब तक रिसेशन होता है तब तक कौन ज्वेलरी खरीदेगा? 70% इनका जो इनकम है ना वो ज्वेलरी से आती है। स्टेबल कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं कि स्टेबल कंपनी नहीं है, स्टेबल कंपनी है, बट ग्रोथ नहीं है। इसलिए अगर इस शेयर ने लगभग 2021 में पीक बनाया, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद विजय केडिया जी ने इसी समय करीब करीब इस शेयर को लिया होगा, और उस पीक बनाने के बाद, 2021 का पीक बनाने के बाद आज तक ये उस पीक पे आया नहीं है वापस।
तो इसलिए विजय केडिया साहब ने या आशीष कचोलिया साहब ने क्यों, क्या सोच के लिया, क्या सोच के नहीं लिया, पता नहीं। ये कंपनी का उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक कि सेल इंप्रूव नहीं होगी। हालांकि ये जो दिसंबर क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया इनका, दिसंबर 24 का, इसमें थोड़ी इनकी सेल इंप्रूव हुई है, क्योंकि अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में थोड़े मंदी के बादल छंटे हैं, तो थोड़ी सेल में सुधार आया है। लेकिन क्या है, आपकी कंपनी ये जो है ना, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, आपकी खुद की कुछ से नहीं है। इकोनॉमी डामाडोल हुई तो आप डामाडोल हो गया, अभी कंपनी की रेवेन्यू नहीं, तो ऐसी कंपनी में आप लगाओगे क्या पैसे? ओ विजय केडिया साहब की बात ऐसी है, देखो उन्होंने पैसा कमा लिया। मैं फिर वही वाली बात कहता हूँ, अब उनको गाना गाने का शौक है, तो खाने कमाने की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं उनकी, कोई कोई भूखे मर जाएंगे, बहुत पैसा का उन्होंने कमा लिया, ठीक है। तो डूब भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पड़ा रहेगा, कभी तो चलेगा, जब कभी चलेगा तब बेच देंगे, ठीक है। आपको तो नहीं कहेंगे ना ये कि मैं बेच रहा हूँ इसको, और मस्त रहते हैं, गाना गाते हैं विजय केडिया साहब। बट हमको क्या है, हमको तो गाना नहीं गाना, हमको तो पैसे कमाने। हम विजय केडिया साहब की तरह बन जाएंगे तो हम भी गाना चले खा लेंगे, गा लेंगे। तो इसलिए क्या है, मैंने आपके सामने एक ईमानदार रिसर्च करके आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दिए। आप समझदार हैं, आप तय कर लीजिए क्या आप इस ऐसी कंपनी में निवेशित रहना चाहेंगे या आप ऐसी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहेंगे। मैं आपको कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहा, मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि मेरा काम आपके सामने सारे फैक्ट्स रख देना है, और वो मैंने कर दिया। मेरी कोई खरीदने बेचने की राय नहीं है। दूसरी बात, मैं हमेशा की तरह आपको फिर ये कहूँगा कि मेरी नेगेटिव बातों पर, जो बातें मैं नेगेटिव करता हूँ कंपनी के बारे में, उस पर ज़्यादा ध्यान दें बजाय इस कंपनी की अच्छाई के, क्योंकि अच्छाई में तो सारी अच्छाइयाँ हैं, कोई भी कंपनी ख़राब नहीं लगेगी आपको। जितनी भी कंपनियाँ 5000 कंपनियाँ हैं ना, उनमें से कोई भी कंपनियाँ ख़राब नहीं लगेगी हिंदुस्तान की, अगर अच्छाई बोलने जाऊँ तो। बट आपको नेगेटिव जो मैंने बोला ना, उसके बारे में विचार करना है, और विचार करके एक विवेकपूर्ण निर्णय लेना है। नहीं तो मेरे तो पैसे एफडी में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो नूरुद्दीन शेख साहब, ये रही आपकी प्रस्तुति। तो मेरे दर्शकों, मेरे साथियों, आपको भी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।